अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इमरान खान को यहूदी एजेंट क्यों कहा था? इमरान खान यहूदी लॉबी का एजेंट है। ये सवाल बहुत लोगों के दिमागों में गर्दिश करती रहती है। मैं मुकम्मल कोशिश करूंगा कि आप लोगों को दलाइल से समझा सकूं। तो अब आते हैं अपने मौजू की तरफ। आखिर क्यों डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था कि इमरान खान एक यहूदी एजेंट? ये गोल्डस्मिथ जिसने शिकार किया है ताजा इमरान से भी फरमाया था कि अब इमरान खान यहूदियों के एक मिशन को कंप्लीट करने के लिए पाकिस्तान में यूज हो। इस बात को आखिर डॉक्टर इसरार साहब ने क्यों फरमाया था? आपने कभी रॉथस्चाइल्ड फैमिली का नाम सुना है, जो पूरी दुनिया का इक्तिसाद अपने कंट्रोल में रखता है? रॉथस्चाइल्ड फैमिली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इससे ये सवाल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि इमरान खान को यहूदी एजेंट क्यों कहा गया था। देखो, रॉथस्चाइल्ड एक फैमिली का नाम है जो खुद को पूरी दुनिया से बेहतर समझती है और इसका नाम भी रोथशील्ड से निकला है। ये भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। खैर, अब इस रॉथस्चाइल्ड की जो नौजवान थे तो उन्होंने खुद को इतना काबिल बनाया था, खासकर इल्म और इक्तिसाद पर उन्होंने खुद पर इतना काम किया था कि आज भी पूरी दुनिया की इक्तिसाद का कंट्रोल उनके पास है। जब दुनिया में सल्तनत और बादशाहों का निजाम था, आज से तकरीबन 200 साल पहले। अब तो कंट्रीज है ना कि ये सीएम है, ये प्राइम मिनिस्टर है, ये सदर है वगैरह। तो जब बादशाहों का निजाम था तो उस वक्त के बादशाहों के पास बहुत बड़ी बड़ी रकमें हुआ करता था, लेकिन उन बादशाहों को ऐसे लोगों और ऐसे नौजवानों की जरूरत थी जो उनकी तिजारत को बेहतर और उनके मनी को बेहतरीन जगहों पर इन्वेस्ट कर सके ताकि उनका इक़्तिसाद बेहतरीन बनाया जाए। और वही लोग इन बादशाहों को इस यहूदी खानदानों में मिल जाते थे, क्योंकि उन्होंने खुद पर इतना काम किया हुआ था कि आज से करीबन 200 साल पहले इन यहूदियों के नौजवानों ने उस वक्त के बादशाहों के साथ एज अ फाइनेंसर काम करते थे, जैसे आजकल फाइनेंस मिनिस्टर होता है। मतलब आजकल जो इक़्तिसाद को समझता है तो वो वजीर बन जाता है। अब इन नौजवानों को जब बादशाहों की तरफ से जो पैसे मिलते थे तो वो खुद की बिजनेस को रिजेनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मतलब अब वो खुद भी बिजनेसमैन थे। और जाहिर बात है, जब इक़्तिसाद को अच्छे तरीके से समझ सकता है तो वो बिजनेस को भी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। तो अब इनका बिजनेस स्लो ग्रो होने लगा और इनका बिजनेस पूरी यूरोप में फैलने लगा। तो इन्होंने एक और काम शुरू किया और वो काम था कि वो यूरोप के लोगों को कर्ज देते थे। लेकिन जब इनके पास लोग कर्ज लेने के लिए आते थे तो इन्होंने उनको सूद पर कर्जा देना था। तो इस प्रोसेस की वजह से इनके पास और पैसे बढ़ने लगे। तो अब इन्होंने इस बिजनेस को B2B किया। B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस, कि तुम किसी और को मनी दे रहे हो और वो आपको वापस करेगा सूद समेत, मतलब डबल या कुछ परसेंटेज पर। तो इस प्रोसेस ने इनका बिजनेस एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया। मतलब एक किस्म का बैंकिंग सिस्टम हो गया और इस तरीके से उन्होंने अपना खुद का एक बैंकिंग सिस्टम बना लिया और अब ये पूरी दुनिया में फैलने लगा। अब वक्त के साथ साथ बादशाहों का निजाम खत्म हो गया और मुल्कों का, कंट्रीज का सिस्टम शुरू हो गया। और यही रॉथस्चाइल्ड अपनी ताकत की पीक पर था और ऐसी हद तक पहुंच चुका था कि अब वो पूरे मुल्कों को कर्जे देने लगे। मतलब सीएम को, प्राइम मिनिस्टर को जो मुल्क के लिए कर्जा लेना चाहे तो उसको देते थे और अब भी देते। अब अगर कोई खानदान पूरे मुल्क को कर्ज देता है तो जाहिर बात है वो एक मजबूत खानदान होगा। अब यही रॉथस्चाइल्ड स्लोली पॉलिटिक्स की तरफ आ गया और ये एक मजबूत खानदान बन गया। और अगर आज भी देखा जाए तो इस खानदान का नेटवर्क 500 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। और दुनिया में जो मजबूत तरीन लोग हैं, मतलब इलन मस्क, बिल गेट्स वगैरह, इनसे भी ये खानदान मजबूत और अमीर है, लेकिन खुद को फ्रंट पर रखना नहीं चाहता। तो अब ये खानदान पूरी दुनिया में मजबूत और अमीर तरीन खानदान बन गया और इन्होंने पूरी दुनिया की इक़्तिसाद का कंट्रोल अपने हाथों में लिया। तो अब इन्होंने अपने लिए एक उसूल बना लिया और वो उसूल ये था कि हमारा जो पावर है, हमारा जो ताकत है, हम इस ताकत को बाहर दुनिया के खानदानों में डोनेट नहीं करेंगे। तो इन्होंने अपने लिए एक उसूल बना लिया कि हम अपने खानदान में ही कजन मैरिजेस करेंगे और इस तरीके से हमारा ये पावर, हमारा ये ताकत हमारे खानदान से बाहर नहीं जाएगा। और ये उसूल सिर्फ रॉथस्चाइल्ड का नहीं, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया की यहूदियों का उसूल बन गया और इस तरीके से उन्होंने पावर, ताकत को अचीव किया। और अगर आप इसको तफसील से समझना चाहते हैं तो हमने इस वाली वीडियो में बहुत गहराई से बयान किए हैं। तो अब इन्होंने अपने खानदान में ही कजन मैरिज शुरू कर दी ताकि ये ताकत बाहर न जाए और ये बन गया इनका उसूल। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि ये सिर्फ रॉथस्चाइल्ड का उसूल नहीं था, ऑलमोस्ट पूरी यहूदियों का उसूल था। तो ऐसा एक और मजबूत खानदान था जो उन्होंने इस उसूल को पूरी तरह से फॉलो किया था और उस खानदान का नाम था गोल्डस्मिथ फैमिली। ये भी यहूदियों का एक मजबूत खानदान था और ये मुकम्मल खानदान फाइनेंसर था, इसलिए इनको कहा जाता है टाइकून। और इसमें ज्यादातर लोग पॉलिटिशियन है
اور زیادہ تر اقتصاد وغیرہ ان کے کنٹرول میں تھا۔ اب ہمارا اصل بات شروع ہوتی ہے یہاں سے۔ اب اس خاندان میں ایک بندہ تھا جس کا نام تھا جیمز گولڈ سمتھ، جو عمران خان کا سسر تھا۔ اب یہ بندہ بھی فائنینسر ٹائکون تھا اور یہ بھی ایک مضبوط پولیٹیشن تھا۔ اس کا ایک بیٹا اب بھی پولیٹیشن ہے جس کا نام ہے زیک گولڈ سمتھ، اور اس بندے کا ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام تھا جمائمہ، اور وہ ایک رائٹر تھی، اور بعد میں انہوں نے جا کر عمران خان سے شادی کیا۔ اب اس خاندان کا بھی وہی اصول تھا، کزن میرج والا۔ اب سب سے بڑا سوال یہاں پر اٹھتا ہے کہ جب ان کا بھی وہی اصول تھا، مطلب کزن میرج والا اصول تھا، تو انہوں نے باہر جا کر کیوں شادی کیا؟ جمائمہ کے باپ نے خود کہا تھا کہ میں ایک روشن خیال بندہ ہوں اور مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون مسلمان ہے، کون یہودی ہے اور کون کرسچن ہے۔ مطلب خود کو تھوڑا لبرانڈو سمجھتا تھا اور انہوں نے وہی اصول نہیں اپنایا۔ اور جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ وہ ایک پولیٹیشین خاندان تھا اور انہوں نے جا کے عمران خان سے شادی کیا۔ تو اس وقت میں، یہ تقریباً 1995 کی بات ہے، آج سے قریباً 30 سال پہلے، اور یہی بات ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایسا لگنے لگا کہ اب یہ زائنسٹ پوری دنیا میں اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا کہ عمران خان ایک یہودی جن ہے۔ مطلب آج سے تقریباً 30 سال پہلے کی بات تھی، اور ڈاکٹر اسرار صاحب کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب یہ یہودی خاندان اب پوری دنیا میں اپنا جڑیں پھیلا رہا ہے اور یہ اب عمران خان کو اس خطے میں استعمال کرے گا۔ اور اب تک ڈاکٹر اسرار صاحب کا وہی بات استعمال ہو رہا ہے کہ یہ ایک مضبوط ثبوت ہے، لیکن میرے خیال سے یہ ایک مضبوط ثبوت نہیں ہے، کیونکہ اس بات کو ڈاکٹر اسرار صاحب نے آج سے قریباً 30 سال پہلے فرمایا تھا، شاید ان کو پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ ڈاکٹر اسرار صاحب ایک مضبوط اور قابل انسان تھا، میں خود بھی ڈاکٹر اسرار صاحب سے انسپائر ہوں، لیکن غلطیاں انسان سے ہوتی ہے، کیونکہ معصوم صرف پیغمبر تھے اس دنیا میں۔ لیکن آج بار بار وہی بات استعمال ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے خود کی تقریر میں کہا تھا کہ عمران خان ایک یہودی جن ہے، لیکن بعد میں لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمران خان یہودیوں کے لیے کام نہیں کر رہا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ عمران خان نے یہودیوں کے لیے کام کیا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کو کچھ پتہ ہے، کوئی ثبوت ہے، تو ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ میں خود بھی عمران خان کے ساتھ کچھ باتوں پر، کچھ کاموں پر اختلاف رکھتا ہوں، لیکن جھوٹے الزامات نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ اس سے جو سچ میں عمران خان میں غلطیاں ہے وہ چھپائی جا سکتی ہیں، اور ان جھوٹے الزامات سے فرقواریت شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم فرقواریت کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اپنی مکمل کوشش کے ساتھ پوری امت مسلمہ کو متفق کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، جزاکم اللہ خیرا۔